सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ. माननीय राममेश्वर साहेब विनंती करतो की आजच्या परिषदेचा अध्यक्ष समारोप करावा. हेलो साथियों भीमा कोरेगांव के माध्यम से 1 तारीख को 200 सालाना कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था. उस कार्यक्रम के विरोध में आप लोगों को जानकारी है, जिन लोगों ने 1 तारीख को फसाद करवाया, उन लोगों के नाम हम उस दिन से मीडिया में लगातार कह रहे हैं. मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिड़े और दवे, इन लोगों का नाम हम लोग लगातार बोल रहे हैं. उनमें से एक मिलिंद एकबोटे, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस करते हुए कहा कि एकबोटे जब फसाद हो रही थी, फसाद चल रहा था, उस समय फसाद जहां हो रहा था वहां वो हाजिर नहीं थे. ऐसा उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था. तो अमेरिका का जो टावर है, जब एरोप्लेन के द्वारा उड़ाया गया तो उस समय लादेन कहाँ अमेरिका में था? लादेन भी अमेरिका में नहीं था. मगर अमेरिका ने केवल लादेन को ही मास्टरमाइंड माना. तो ये जो फसाद हुआ उसका मास्टरमाइंड मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिड़े और ये लोग दवे. तो उस संबंध में मैं कुछ बातें आप लोगों को क्रोनोलॉजिकली समझाना चाहता हूं ताकि बात आप लोगों को समझ में आ जाए. इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और महाराष्ट्र में वो 1.5% से ज़्यादा नहीं. तो 1.5% से ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सरपंच भी नहीं चुना सकते. सरपंच तो बहुत दूर की बात है, वो पंच भी नहीं चुना सकते. जो लोग ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, वो लोग देश के पंचायत का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं.
ये कैसे हो रहा है? कोई तो वजह होगी, बेवजह तो कोई बात होती नहीं है। दुनिया में विज्ञान कहता है अगर परिणाम है तो कारण जरूर है। लोगों को परिणाम दिखाई देता है मगर हर व्यक्ति को कारण का पता नहीं चलता। कारण का पता करने के लिए उतनी बड़ी योग्यता और उतनी बड़ी बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है। तो इस देश में लगभग माइनॉरिटी कमीशन का और देश के होम डिपार्टमेंट का, गृह मंत्रालय का ये रिपोर्ट है कि आजाद भारत में 65,000 फसादात हुए और वो फसादात जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हुए। तो ये जो हिंदू और मुसलमान के जो फसाद होते हैं वो कैसे होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, कुनबी, मराठा, महाराष्ट्र के रेफरेंस में इनके और मुसलमानों के फसाद करवाए जाते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, कुनबी, मराठा और मुस्लिम इनके फसाद करवाए जाते हैं। और जब फसाद होते हैं तो दूसरे दिन अखबार में खबर छप कर आती है टाइटल में हिंदू मुसलमान के फसाद, मगर फसाद तो एसटी, एसटी, ओबीसी, कुनबी, मराठा और मुसलमान इनके बीच में करवाए जाते हैं। और जो करवाने वाले लोग हैं वही लोग अखबार में खबर छापते हैं कि फसाद हिंदू और मुसलमान में हुए। फसाद कभी भी हिंदू और मुसलमान में नहीं होते। फसाद एससी, एसटी, ओबीसी, कुनबी, मराठा और मुसलमान इनके बीच में करवाए जाते हैं। जैसे एक आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर कह रहा है, रिटायर्ड होने के बाद 35 साल आईपीएस की नौकरी करने के बाद कह रहा है कि सरकार चाहे तो कभी भी फसाद नहीं हो सकता। इसका दूसरा अर्थ यह है सरकार ही चाहती है इसलिए फसाद होते हैं। तो सरकार चाहती है इसलिए फसाद होते हैं और फसाद एससी, एसटी, ओबीसी, कुनबी, मराठा और मुसलमान के बीच में करवाए जाते हैं। सरकार किसकी है? तो देश में कांग्रेस की सरकारें बहुत साल रही और उनके सरकारों के समय में लगातार फसाद होते रहे और कांग्रेस के होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय ये कहता रहा इसमें आरएसएस का हाथ है, इसमें शिवसेना का हाथ है, इसमें बजरंग दल का हाथ है। अगर सरकार का गृह मंत्रालय, सीबीआई, सीआईडी कह रहे हैं कि इसमें बजरंग दल का, शिवसेना का, बीजेपी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का हाथ है, अगर है तो अखबार में बयान काहे के लिए दे रहे हो? पकड़ लो ना, केवल बयान दे रहे हैं, पकड़ लो, उनको अरेस्ट करो और उनको
कोर्ट के सामने हाजिर करो, उनको इसके लिए सजा दे दो, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस ऐसा मानती थी कि यदि फसाद करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया तो अगली बार हमको फसाद करने के लिए आदमी कहां से मिलेंगे, और फसाद नहीं मिलेंगे, फसाद करने के लिए आदमी नहीं मिलेंगे तो फसाद नहीं होगा, तो मुसलमान असुरक्षित नहीं होंगे, इनसिक्योर नहीं होंगे, और इनसिक्योर नहीं होंगे तो कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? ऐसा उनका सोच था। अभी ये जो फसाद हो रहे थे, इसके लिए मैंने महाराष्ट्र के रेफरेंस में छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्राह्मणीकरण से मूल निवासी बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण, एक षड्यंत्र ऐसा अभियान 10 साल तक चलाया, और जिन लोगों का SC ST OBC कुणबी मराठा लोगों का महाराष्ट्र में ब्राह्मणवादी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वही अल्पसंख्याक है। जो अल्पसंख्याक है, ईमानदारी से चुनाव हो तो वो चुनकर आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं आ सकते। इसलिए ये फसाद चुनकर आने के लिए होते हैं। इसलिए फसाद कभी भी धार्मिक मामला नहीं है, धर्म के लिए नहीं हो रहा है, धर्म के लिए नहीं होते हैं, राजनीति के लिए होते हैं, राजनीतिक सत्ता पर काबिज करने के लिए होते हैं। और अल्पसंख्याक ब्राह्मणों का देश की सत्ता पर कब्जा है। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, देश की राज्य सत्ता पर उनका ही कब्जा है, और कार्यपालिका में IAS IPS RS अधिकारी, उन पर भी कब्जा है, जुडिशरी पर भी कब्जा है, मीडिया पर भी कब्जा है, सारा का सारा कब्जा उनका है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में बहुसंख्याक लोगों का राज होना चाहिए था, मगर अल्पसंख्याक लोगों का राज है। सिद्ध है जिनका राज है उन्होंने फसाद करवाए, क्योंकि उनको फायदा हुआ। अपराध शास्त्र क्या कहता है? जिनको फायदा होता है वो अपराधी होते हैं। पुलिस वाले यहाँ है, शायद गए होंगे, तो पुलिस वाले और वकील लोग भी यहाँ होंगे। वकीलों को ये मालूम है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जब आर्गुमेंट होता है तो आर्गुमेंट में या इंक्वायरी में जब इंक्वायरी बिठाई जाती है, या कोई पुलिस विभाग के लोग, CID के लोग, CBI के लोग इंक्वायरी करते हैं, तो ये पता करते हैं कि किसी की हत्या करने के पीछे क्या मकसद होगा। मकसद प्रूव करना पड़ता है कोर्ट ऑफ लॉ में। मकसद प्रूव किए बगैर सजा नहीं दिया जा सकता। ये मौलिक कानून है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं मकसद बता रहा हूं, फसाद करवाने के पीछे का मकसद बता रहा हूं कि फसाद 65 साल में होते रहे, और 65 साल में 65,000 फसादात होते रहे, लगातार होते रहे, और लगातार फसाद होने का फायदा देश की सत्ता पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। तो सिद्ध है उन्होंने फसाद करवाए, अन्यथा फसाद हो नहीं सकते। फसाद का उनको फायदा हुआ। इसलिए हमने वामसेव के तरफ से, भारत मुक्ति मोर्चा के तरफ से ये विषय चर्चा में लगाया था महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्राह्मणीकरण से मूल निवासी बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण एक षड्यंत्र
ये विश्लेषण करके मैंने महाराष्ट्र में 10 साल तक जागरण अभियान चलाया। अब ये जागरण अभियान से क्या हुआ कि जागरण अभियान से मूल निवासी बहुजन समाज के लोग महाराष्ट्र में फसाद करने के लिए उपलब्ध होना बंद हो गया। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। जब दादोजी कोंडदेव का पुतला हटाया गया तो बॉम्बे से एक पार्टी के नेता ने पुणे के एक संगठन के नेता को, उसी संगठन के नेता को टेलीफोन किया और कहा पुणे में फसाद करवा दो। जिसको उन्होंने टेलीफोन किया उन्होंने हमारे लोगों को टेलीफोन किया कि ऐसा हमको टेलीफोन आया था, मगर अब हमको आपकी वजह से मालूम हो गया हम करने वाले नहीं हैं। फसाद करवाने वाले पार्टी के लोगों ने, हम नहीं करने वाले। समाज के तो लोग जागी गए, उनके संगठन में काम करने वाले लोग बोल रहे हैं ये नहीं करने वाले। बीजेपी में काम करने वाले, शिवसेना में काम करने वाले जो बैकवर्ड लोग हैं वो बोल रहे हैं अभी मालूम नहीं था, अभी मालूम हो गया आप लोगों की वजह से, हम नहीं करने वाले। तो हमने उनको कहा उधर ही रहो, पार्टी मत छोड़ो। अगर तुम पार्टी छोड़ दिए और गलत आदमी आ गया तो फसाद हो जाएगा, उधर ही रहो, हमारे साथ मत आओ, क्योंकि तुम वहां बैठकर हमारा काम कर रहे हो तो इधर आने की क्या जरूरत है। मैं एग्जाम्पल आपको एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्या जागरण का कितना बड़ा परिणाम हुआ। फिर आरएसएस ने, फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि हम लोगों को महाराष्ट्र में फसाद करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए कौन आदमी जिम्मेदार है। तो उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई किया, ये वामन मेश्राम की वजह से आदमी नहीं मिल रहे। आदमी वामन मेश्राम की वजह से नहीं मिल रहे तो पता करो वामन मेश्राम की जाति क्या है। अच्छा, वामन मेश्राम की जाति ढूंढा, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं करवाते हैं और अभी दूसरा ही फसाद करवाते। तो इस काम के लिए एक बोटे को लगाया, इस काम के लिए भीड़े को लगाया, इस काम के लिए दवे को लगाया। मैं क्रोनोलॉजिकली आपको एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास सारे एविडेंसेस है। पुणे में 31 तारीख को शनिवारवाड़ा में कार्यक्रम हो रहा था और 2-3 दिन पहले तक वो कार्यक्रम हो रहा था, पुणे के लोगों को भी मालूम नहीं था, वो जानकारी मालूम नहीं हुई थी। तो ब्राह्मणों को लगा अरे ये 31 तारीख का कार्यक्रम हम 1 तारीख के कार्यक्रम में पुणे के लोग नहीं जाने चाहिए, इसको काउंटर करने के लिए बनाया, और यहाँ अगर लोग नहीं आएंगे तो फिर तो उनका 1 तारीख का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया, ब्राह्मणों ने, दवे जो ब्राह्मण महासभा का प्रमुख है, उन्होंने 31 तारीख के कार्यक्रम के विरोध में बयान दिया। अखबार वालों ने छापा, फ्रंट पेज पर छापा। छापने की वजह से पुणे के बहुजन समाज के लोगों को मालूम हुआ कि 31 तारीख को शनिवारवाड़ा में कोई कार्यक्रम हो रहा है, मालूम नहीं था। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ब्राह्मण महासभा ने विरोध किया, इसलिए पुणे के बहुजन समाज के लोगों को मालूम हुआ कि ब्राह्मण लोग बहुजन समाज के कार्यक्रम को, 31 तारीख के कार्यक्रम को विरोध कर रहे हैं। ऐसा जब बहुजन समाज के पुणे के लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा अच्छा बामन लोग विरोध कर रहे हैं,
अच्छा देखते हैं। तो ज्यादा संख्या में हाजिर हो गए, जिनको मालूम नहीं था कुछ भी, वो लोग ज्यादा संख्या में उधर हाजिर हो गए कि ब्राह्मण लोग हमारे कार्यक्रम को विरोध करते हैं, देखते हैं। तो ज्यादा संख्या में हाजिर हो गए। तो दवे का जो मकसद था 31 तारीख के कार्यक्रम का प्रचार करना, जब दवे ने ऐसा विरोध किया तो मैं अपने भवन में बैठा था, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 4 दिन पहले मैंने कहा और ये कहा कि ये जो विरोध में प्रचार कर रहे हैं, ये उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों को भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे हैं। जो मेरे नजदीक में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं, ये दवे इनके समर्थन में काम कर रहे हैं। जब हमने मेरे कहने पर सोशल मीडिया के लोगों ने ये स्टोरी सोशल मीडिया में चलाई, तो हमारे ही बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है कि अभी से ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर जल्दी ही एविडेंस आया। वो दवे प्रकाश आंबेडकर के साथ में बैठकर हाथ में हाथ मिलाकर इकट्ठा होकर वो कार्यक्रम में हम लोग भी शामिल हो रहे हैं, ऐसा एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। और ये लोग मेरे पास लेके आ गए और कहने लगे कि आप 2-4 दिन पहले जो कह रहे थे ये बात सही है। पहले इनको सही नहीं लग रहा था, बाद में इन्होंने मुझे कहा, अरे ये आप 4 दिन पहले कह रहे थे, आपको पहले कैसे पता चलता है, ये हमको समझ में नहीं आता। मुझे आमतौर पर सब पहले पता चलता है। मैं हस्तरेखा देखता हूँ या पंचांग देखता हूँ इसलिए नहीं, मैं बाद में ब्राह्मणों के चरित्र को, उनके दिमाग को पढ़ता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें या अखबार पढ़ते हैं, मैं दिमाग पढ़ता हूँ, उनके काम करने का तरीका पढ़ता हूँ, जानता हूँ। और इस वजह से उनके काम करने का जो तरीका है, उसका मेरा अभ्यास होने की वजह से मैं पहले बता देता हूँ कि ऐसा है, ऐसे ही हुआ, और वो सबूत हमारे सामने आ गया। तो वो लोग जो है, पहला मुद्दा था जिसमें हमने कहा कि ये षड्यंत्र में दवे शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी प्रवीण गायकवाड़ ने आपको कहा कि रामदास आठवले, इन्होंने कहा दलित और मराठा लोगों का ये फसाद है, झगड़ा है, ऐसा रामदास आठवले ने कहा। और रामदास आठवले ने 31 तारीख को ही अपना कार्यक्रम करके, 31 तारीख को भीमा गोरेगांव में कार्यक्रम पूरा किया, पूरा करके चला गया। तो आठवले साहब को पहले से ही मालूम था 1 तारीख को फसाद होने वाला है। आठवले साहब को पहले ही मालूम था और सरकार ने उनको बताया था की 1 तारखेला आपला संयुक्त कार्यक्रम होणार आहे, त्यामुळे तुम्ही 31 तारखेलाच करून आपला दिल्लीला निघून जा। आठवले साहब को पहले मालूम था कि ऐसा होने वाला है। और अभी इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सुना, विलास खरात ने बताया और दूसरे लोगों ने भी बताया, कुमार काले ने भी बताया कि दिसंबर महीने के 15 तारीख को या 14 तारीख को या 16 तारीख को सोशल मीडिया में 1 तारीख को फटाके फूटने वाले हैं, ऐसा ब्राह्मणों ने सोशल मीडिया में डाला। तो उनको लाइक करते हुए दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हमारी दिवाली होगी और उनकी होली होगी, हमारी दिवाली होगी और उन लोगों की होली होगी। ये भी सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और ये दिसंबर माह का है। अगर ये दिसंबर माह का है तो इसका मतलब ये है कि ये फसाद पूर्व नियोजित था, प्री प्लान था। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। और ये जो मिलिंद एकबोटे है, उसने 31 तारीख को पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। किसी के पास एविडेंस नहीं होगा, हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि
मिलिंद एकबोटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोग गए थे वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर। उसके लोगों ने या मिलिंद एकबोटे ने ऑब्जेक्शन लिया कुमार काले को, अरे तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो? कहा कि मैं मुल्लेमासी नायक का पत्रकार हूं, तो चुप हो गए। और कुमार काले ने सवाल पूछे, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया वो, तो उसके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो रिकॉर्ड 31 तारीख का हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। पुलिस के लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास क्या क्या सबूत है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनको तसल्ली देना चाहता हूं, सब्र करने के लिए कहता हूं कि हाई कोर्ट से सरकार को नोटिस आएगी तो आपको पता ही चलेगा क्या सबूत है हमारे पास। हाई कोर्ट से नोटिस आ जाएगी, क्योंकि हम आपको पूछेंगे तो आप जवाब थोड़ी देंगे। अगर हमने पुलिस वालों को पूछा तो आप जवाब थोड़ी देने वाले हैं, सरकार को पूछा तो जवाब थोड़ी देने वाले हैं। अगर हाई कोर्ट ने पूछा फिर तो जवाब देना पड़ेगा। हाई कोर्ट नोटिस देगा, ये मामला हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, क्योंकि मेरा ये कहना है कि उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने जब तक हिंदू मुसलमान के फसादात लगाए तब तक तो बहुसंख्य लोगों की सहानुभूति उनको मिलती रही। अब की बार उन लोगों ने सांप के पूंछ पर लात रखा, क्योंकि हम तो नागवंशी लोग हैं, बख्शेंगे नहीं। बहुत गलत फैसला लिया उन्होंने। हिंदू मुसलमान का फसाद होता रहा तो बचते रहे। अब की बार उन्होंने बहुत गलत फैसला किया और मराठा और शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में झगड़ा लगाने की और फसाद लगाने की कोशिश की। तो हम लोग अभी बख्शने वाले नहीं हैं। हमको अभी खबर मिली, हमको खबर मिली, आज हमारा कार्यक्रम है, हमको खबर मिली कि मिलिंद एकबोटे ने सरेंडर किया। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मिलिंद एकबोटे ने सरेंडर किया। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो केवल कार्यक्रम कर रहे, एक्शन कहाँ कर रहे? हमने एक्शन शुरू ही नहीं किया। अभी तो आने वाले समय, ये तो केवल तैयारी चल रही है और 44,000 गांवों में तैयारी हो रही है और ये तैयारी चलती रहेगी, इसको हम बंद नहीं करेंगे। ये जवारी तैयारी जो लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार जो हक और अधिकार संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम कानून का उल्लंघन करके नहीं, संविधान का उल्लंघन करके नहीं, कानून के दायरे में रहकर जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं उसके दायरे में रहकर हम अपना काम जारी रखेंगे। और मिलिंद एकबोटे ने ये प्लान बनाकर काम किया। अभी मुझे जो जानकारी मिली, शिक्रापुर के पुलिस चौकी में उसने सरेंडर किया, भीमा कोरेगांव के आसपास है। इसका मतलब है वो बहुत दिन से छुपा हुआ है, उधर ही छुपा हुआ। और शायद पुलिस वालों ने, जानकारी भी होगी पुलिस वालों को, शायद वो ये सोच रहे होंगे, सरकार ने ये सोचा होगा कि यदि वामसे, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, इन लोगों के दबाव पर अगर सरकार ने एकबोटे को अरेस्ट किया तो हमारे ही कार्यकर्ता को, यानी एकबोटे उनका ही कार्यकर्ता है, केवल नौटंकी करने के लिए उनको ट्रेन देकर दूसरी कोई जिम्मेदारी देकर भेजा हुआ है, मगर है उनका ही कार्यकर्ता। क्योंकि उसका सबूत ये है कि संभाजी महाराज के समाधि पर जिसका कर्ता धर्ता एकबोटे है, उसने हेगड़ेवार का फोटो लगाया। इसका मतलब है, ये सिद्ध होता है कि वो अभी भी आरएसएस का ही कार्यकर्ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने लोगों के मस्तिष्क में
ये जानकारी देने की कोशिश की कि ये जो गोविंद गोपाल है, ये जो महार है, इसका संभाजी महाराज के समाधि के लिए कोई संबंध नहीं है। फिर भी ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो महार और मराठा लोगों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए उन्होंने ये प्रोपगंडा किया, ये प्रचार किया। इस वजह से हमारे लोगों के बीच में, बहुजन समाज के लोगों के बीच में, जिन लोगों को हमने जागृत किया था, जिन लोगों को हमने समझाया था, ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत समझाया था, उन लोगों ने इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान का मुद्दा छोड़ दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान रखो, मैं आप लोगों को खास बात समझा रहा हूं कि अब की बार जो उन्होंने फसाद करवाए वो हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं है। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, और तरीका वो अपनाया कि हम लोगों ने जो जागरण बहुजन समाज में किया, उसकी वजह से फसाद करने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं। जिन्होंने जागरण किया उनके जाति के आधार पर उन्होंने दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का फसाद करवाया। ये काम प्लान तरीके से किया, उसके भी हमारे पास सबूत है। क्योंकि जिन लोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया, फसाद करने के लिए इस्तेमाल किया, या उस समाधि के संदर्भ में इस्तेमाल किया, या कोई भी झगड़ा खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया, ये सारे सबूत हमारे पास, फिजिकली सबूत है, सारे के सारे सबूत हमारे पास में हैं, रिटर्न सारे सबूत है। इसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उन्होंने, मिलिंद एकबोटे ने ये काम किया, और ये काम करने के लिए एकबोटे ने वड़ू बुद्रुक में संभाजी महाराज के समाधि के लिए स्मारक समिति बनाई, ट्रस्ट बनाया, रजिस्टर किया, ट्रस्ट किया। उसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। ये जो किताब, आप लोग इसको जरूर ले लो, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने दिए। फर्जी तौर पर उन्होंने वो ट्रस्ट रजिस्टर किया, इसलिए नहीं किया कि संभाजी महाराज के प्रति उनको कोई बहुत बड़ी हमदर्दी, बहुत बड़ी प्रीति, बहुत बड़ा प्यार उनको है। अगर उनको ऐसा होता तो इस किताब में ये भी एविडेंस है कि उनके लोगों ने संभाजी महाराज का चरित्र हनन करने के लिए कितने साल तक काम किया। ये इसके भी सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसके अंदर है। तो इसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उन्होंने ये प्रोपगंडा किया, और इसके आधार पर दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का मामला खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस किताब में ऐसे भी सबूत है कि छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज, उन्होंने ये जमीन, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये मोड़ी अक्षर में यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, ये उनके रोजनिशी में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये जमीन उस व्यक्ति को दी गई है जिसका नाम जो है वो गोविंद गोपाल है। अब ये तो किसी और का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस संभाजी महाराज के जो पुत्र है शाहू महाराज, उन्होंने इनको जमीन दी। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो लोग ये कह रहे थे संभाजी भिड़े या मिलिंद एकबोटे ने लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाया। क्या भ्रम फैलाया? कि इनका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इससे जातीय झगड़ा खड़ा किया। ये जो जातीय झगड़ा उन्होंने खड़ा किया, उसके लिए उन्होंने इतिहास के गलत एविडेंस का भ्रम फैलाया, उसके आधार पर उन्होंने ये झगड़ा खड़ा किया, उसके आधार पर उन्होंने फसाद खड़ा करवाया। इस किताब में वो सारे झगड़े खत्म करने वाला सबूत है। ये झगड़े खत्म करने वाला सबूत हमने क्यों लाया? क्योंकि हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति। तो झगड़े का खत्म करने के लिए सबूत चाहिए, सबूत होगा तो शांति होगी ना, ऐसे ही थोड़ी शांति होगी। आप मान लो एकबोटे ने सरेंडर किया, तो सरेंडर करने से थोड़ी शांति होगी। भिड़े ने मान लो कल सरेंडर किया, तो इससे थोड़ी शांति होगी। अगर दवे ने भी सरेंडर किया, इससे थोड़ी शांति होगी, इससे शांति नहीं होगी। क्योंकि इसकी जड़ें
जब तक खत्म नहीं होती है और इसकी जड़ें जब तक खत्म नहीं की जाएगी तब तक शांति होने वाली नहीं है। ये जड़ें को खत्म करना होगा। हमारे 500 लोगों ने एक समय में ये जड़ें खत्म किया था महाराष्ट्र से। अब ये जड़ें फिर से पनप गई। अब हमारी जिम्मेदारी है वो जड़ें खत्म करने की। उस समय 500 लोगों ने खत्म किया था, अभी हम थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो हम लोगों को अभी वो जड़ें खत्म करनी होगी। और उसके लिए संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर जो रास्ते हमको उपलब्ध है उन रास्तों का उपयोग करते हुए इसे खत्म करना होगा। ये तरीका मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। उन्होंने मिलिंद एकबोटे ने ये भ्रम फैलाया, उसका भी हमारे पास सबूत है। जिन लोगों ने उनको जो गलत बातें समझाई उनके मुंह से वो बातें हमारे पास है, अवेलेबल है। मनोहर भिड़े का उदाहरण ले लो। मनोहर भिड़े सातारा के जो हमारे राजा है उदयन राजे, अपने प्रवीण उदयन राजे के पास भिड़े गुरुजी गए और भिड़े गुरुजी जाकर उनके सामने रोए। अब रोने के बाद तो दया आती है ना भाई, राजा को दया नहीं आएगी तो किसको आएगी। उनको दया आई तो उन्होंने उनको पूछा की गुरुजी तुम्ही तिथे गेला होता का। आता राजाच्या समोर खोसं खोटं बोला, म्हणजे जवळजवळ झाली भिडेची। तू गेलो होतो, मग कशासाठी? नाही, महाराजांची सेवा करायसाठी गेलो होतो, त्यांच्या समाधीची झाडपूस करायची। आता ह्या भिड़े गुरुजीला तिथं भिड़े गुरुजी को समाधि की सेवा करने के लिए और सफाई करने के लिए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद बहुत सारे चेले चपाटे हैं, उनको भेज के सफाई कर सकता था, उसको जाने की क्या ज़रूरत है? वो गया, मान लो चलो गया, चलो सफाई करने के लिए गया, तो सफाई करने के लिए गया तो गांव में मीटिंग जरूर लिया होगा। अब सफाई करने के लिए गया तो मीटिंग भी लिया होगा। अब मीटिंग लिया होगा तो मीटिंग में कुछ ना कुछ तो कहा होगा। अब वो क्या कहता है तो वो फसाद की बातें करते रहता है। भिड़े का तो सारा लाइव इस बात में लगा हुआ है कि वो तो फसाद की बातें करते रहता है। तो इसका क्या सबूत है? गांव वालों ने कहा बाहेरचे लोक येतात आणि तो झगड़ा लावतात। वो हमारे लोगों के पास सबूत है। कुमार बरोबर है? गांव के जो ग्रामस्थ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ग्राम पंचायत में चुने हुए बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या कहते हैं? बाहर के लोग आते हैं वो झगड़ा लगाते हैं। तो इसका मतलब है भिड़े गुरुजी गेलेत बाहेरून आणि बाहेरून जाऊन आता ये भी जो है मिलिंद एकबोटे ये भी बाहर से, तो इसका मतलब है गांव के लोगों को मालूम है कौन लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रस्ट, वो जो संभाजी महाराज स्मारक समिति जो बनाई वो संभाजी महाराज के प्रति प्रीति है, प्यार है, मोहब्बत है। इस वजह से इन्होंने नहीं बनाई। उसके बहाने से मराठा और बहुजन समाज के लोगों में मुसलमानों के विरोध में झगड़ा लगाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब उनको समय आया तो उन्होंने उसी स्मारक का उपयोग मराठा और महार लोगों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए भी लगाया और शेड्यूल कास्ट वर्सेस महार लोगों, शेड्यूल कास्ट वर्सेस मराठा लोगों के बीच में भी झगड़ा लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसके भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं इसी रेफरेंस में। ब्राह्मण लोग पुणे के वड़ू बुद्रुक को संभाजी महाराज की समाधि है कभी भी नहीं कहते थे। संभाजी महाराज की समाधि है वो केवल तुड़ापुर में है ये बोलते थे। तुड़ापुर में है ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि औरंगजेब की छावनी तुड़ापुर में थी। संभाजी महाराज को पकड़कर जो रखा गया था वो तुड़ापुर के छावनी में रखा गया था। तो ब्राह्मण लोग, पुणे के ब्राह्मण लोग, ये वो अभी भी तुड़ापुर में वो सेंटर है, तो वो प्रचार करते थे तुड़ापुर में ही संभाजी महाराज की समाधि है।
हमारे पास इस किताब में नया डॉक्यूमेंट आया। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि पेशवाओं को पहले से मालूम था समाधि बड़े बुजुर्ग में। पेशवाओं को इसमें तारीख के आधार पर क्यों विलाद है कि नहीं, तारीख के आधार पर इस किताब में पहली बार ये एविडेंस आया कि पेशवा ब्राह्मणों को पहले से मालूम था कि वो समाधि बड़े बुजुर्ग में है। और कुछ ब्राह्मणों को शाहू महाराज ने दिवाबत्ती करने के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए उनको भी जमीन दिया था। ये सबूत उसके अंदर है, ये भी एविडेंस इस बात का है कि उनको पहले से मालूम था बड़े बुजुर्ग में संभाजी महाराज की समाधि है। मालूम होने के बावजूद भी वो लोग चुप रहे और यही प्रचार करते रहे तुड़ापुर को समाधि है, तुड़ापुर को समाधि है। ये बताने के पीछे क्या मकसद था? क्योंकि औरंगजेब की छावनी वहाँ पर थी और वहाँ पर होने की वजह से हिंदू मुसलमान का झगड़ा प्रचार में लाया जा सकता है और उसका फायदा अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए और बहुसंख्य बनाकर राज्य सत्ता पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए जो जानकारी उनको थी इसके बावजूद भी उन्होंने छुपा कर रखा और वड़ू बुजुर्ग का इतिहास सामने नहीं आने दिया। वो तो बासी बेंद्रे ने वो इतिहास सामने लाया। बेंद्रे ब्राह्मण नहीं है, बेंद्रे कायस्थ है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार कायस्थ शूद्र होते हैं। तो उन्होंने वो इतिहास सामने लाया, उन्होंने वहां जाकर भौगोलिक सर्वे किया और उन्होंने निश्चित किया, उन्होंने ही ये डॉक्यूमेंट सामने लाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों को ये लगा कि ओरिजिनल समाधि अगर मिलती है तो दूसरा इतिहास भी सामने आ सकता है, इसलिए उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की। मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहता हूं। साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने ही ये सवाल उठाया महाराष्ट्र में पहली बार कि यदि मुगलों में और संभाजी महाराज में या शिवाजी महाराज में लड़ाई थी और अगर संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज का पराजय होता है, अगर होता है तो राज मुगलों का आना चाहिए, मगर राज मुगलों का आने के बजाय राज पेशवाओं का आ गया। पेशवाओं को संभाजी महाराज का राज खत्म करके, संभाजी महाराज की हत्या करके मुगलों का राज आना चाहिए था, मगर राज मुगलों का नहीं आया, राज पेशवा ब्राह्मणों का आया। अगर राज पेशवा ब्राह्मणों का आया तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि पेशवा ब्राह्मण संभाजी महाराज को पकड़वाने के षड्यंत्र में शामिल थे। और मैं इस बात के लिए विलास खरात को धन्यवाद देता हूं कि इसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने ढूंढ कर लाया। इसका भी एविडेंस है। ये एविडेंस मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। 30/10/1699 में, क्योंकि 1689 में संभाजी महाराज का मृत्यु हुआ, संभाजी महाराज की हत्या हुई, उसके 10 साल के बाद का ये पत्र है। और ये औरंगजेब ने इस पत्र के बारे में लिखा, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको जानकारी हो जाए। उसमें लिखा है औरंगजेब ने, तुम्ही तुर्बत खान यास लिहिलेले पत्र, रामचंद्र पंडित अमात्य को लिखा, तुम्ही तुर्बत खान यास लिहिलेले पत्र आम्ही पाहिले, आम्ही तुमचे म्हणणे मान्य केले आहे।
तुम्ही लिहिले आहे तसे वागा, आम्ही तुमचे म्हणणे मान्य केले आहे, तुम्ही लिहिले आहे तसे वागा, राजाराम भिवून पडून जातो आहे, तुम्ही तुमच्या ताब्यात असलेल्या मुलखाबद्दल पेशकश द्या, पेशकश म्हणजे प्रस्ताव द्या, तुमचे ऊर्जित होईल, नाही तर संभाजीची जी स्थिती झाली ती सुद्धा तुमची सर्वांची होईल। पेशवे ब्राह्मणों को औरंगजेब ने तंबी दिया। संभाजी महाराज की हत्या होने के 10 साल बाद पेशवाओं का जो स्वभाव है, ब्राह्मणों का जो स्वभाव है, जब उन्होंने अपना राज स्थापित किया और राज स्थापित करने के बाद ब्राह्मणों ने मुगलों के विरोध में भी काड़ी करने का काम शुरू किया होगा। तो काड़ी करने का काम शुरू किया तो औरंगजेब कह रहा है तुम्ही तुमचा जो मुलूक आहे, प्रांत आहे, एरिया आहे, भौगोलिक प्रदेश आहे, त्याच्याबद्दल आम्हाला पाठवा, लिहून प्रस्ताव पाठवा। आमचा मुलूक आणि तुमचा मुलूक असा वाद करू नका असं दिसतं याच्यामध्ये, या पत्रामध्ये। म्हणजे तुमचा भूप्रदेश आमचा भूप्रदेश यांच्यामध्ये तुम्ही सीमेच्या बाबतीमध्ये काहीतरी वाद करत आहात असं दिसतंय याच्यामध्ये। आणि तसं काही तुमचं म्हणणं असेल तर तसा प्रस्ताव आमच्याजवळ पाठवा। आणि तसा समझोत्याचा प्रस्ताव जो तुम्ही आम्हाला पूर्वी दिला होता, पूर्वी संभाजीच्या काळामध्ये, तो आम्ही बघितलेला आहे, तो आम्ही पाहिलेला आहे। जर तुम्ही तसं वागला नाही तर, आणि जर वागलात तर तुमची ऊर्जिता अवस्था होईल, तुमची भरभराट होईल। आणि जर वागला नाही तर जशी संभाजीची गत आम्ही केली तुमची पण तशीच गत करू। 10 साल के बाद औरंगजेब का ये लेटर इस बात का सबूत है कि औरंगजेब और पेशवाओं के बीच में गुप्त समझौता हुआ था। ये गुप्त समझौते के तहत मुगलों ने पेशवाओं का राज ब्राह्मणों को राज लौटाया और उनको राज दिया। उनको राज दिया, इसका मतलब सिद्ध है कि जो गुप्त समझौता औरंगजेब के साथ, मुगलों के साथ पेशवा ब्राह्मणों का हुआ, उसके बदले में औरंगजेब ने पेशवाओं को ये बख्शिश दिया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ये प्रमाणित होता है। तो इसका ये भी मतलब होता है कि निश्चित रूप से ये लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे। अपराध शास्त्र का सिद्धांत भी कहता है कि यदि किसी ने हत्या किया तो जिसको फायदा होता है वो हत्या में शामिल माना जाता है। पेशवाओं को फायदा हुआ, पेशवाओं को राज मिला, इसका मतलब उसको फायदा हुआ। अगर फायदा हुआ तो इसे सिद्ध होता है कि वो लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे। ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत इस किताब में है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये एविडेंस इस बात को प्रमाणित करता है। मैं ये कहता था, मेरे मन में सवाल था, मेरे पास सबूत नहीं था, मेरे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। मैंने ये सवाल उठाया था कि यदि संभाजी महाराज की हत्या हुई तो राज मुगलों का आना चाहिए था, राज पेशवाओं का कैसे आया? और राज पेशवाओं का अगर आया तो निश्चित रूप से पेशवा और औरंगजेब का कोई न कोई सौदा हुआ होगा। ये सौदा होने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये बहुत फंडामेंटल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि औरंगजेब ने साधु के वेश में जो लोग संभाजी महाराज को पकड़वाने में सहभागी थे, केवल संभाजी महाराज को पकड़ा, मगर जितने साधु के वेश में आए हुए लोग थे उसमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा। वो कहां गए और वो कौन थे? इसका मतलब ये है, अभी इनका विलास का कहना है वो रामदास के लोग थे, हो सकता है रंगनाथ स्वामी के लोग थे। यदि रंगनाथ स्वामी के लोग थे, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो रंगनाथ स्वामी के लोगों को पेशवा ब्राह्मणों ने काम पर लगाया होगा।
ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, संभाजी महाराज अपने किले में थे, वो किले से उतरकर नीचे क्यों आए? अगर नहीं आते तो वो सारे षड्यंत्र में नहीं फंसते। उस आने का एक बहुत बड़ा कारण था, एक महार आदमी को जानवरों को खिलाने वाला कड़वा है, उस कड़वे के पेंडी में जलाकर मार डाला महार को। संभाजी महाराज को पता चला एक महार, एक अछूत आदमी के लिए राजा अपने किले और अपने गढ़ से उतरकर उसके साथ, उसके परिवार के साथ न्याय करने के लिए फौज के साथ नीचे आया। हैरान करने वाली बात है, एक महार, एक अछूत आदमी, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उनको पता चला, उसको जलाकर मार डाला। मारने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मणों के पक्षकार लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय देने के लिए जब संभाजी महाराज गढ़ से उतरकर नीचे आए तो नीचे आने के बाद ही घात हुआ। घात हुआ इससे सिद्ध होता है महार को जलाने की घटना षड्यंत्र का हिस्सा थी, और जलाने वालों को मालूम था कि अछूतों के प्रति, महारों के प्रति शिवाजी महाराज का, संभाजी महाराज का अतिरिक्त प्यार है, अतिरिक्त प्रेम है। अगर इसको हम मारते हैं तो संभाजी महाराज जरूर नीचे उतर के आएंगे, इतना उनका अनुमान था, और वो अनुमान उनका सही निकला। संभाजी महाराज उतर कर आए, और आने के बाद जो जाल ब्राह्मणों ने बिछाया था, संभाजी महाराज को उसी जाल में उन्होंने पकड़ा। एक किताब में बहुत सारे सबूत हैं। इसके पहले इस संबंध में कभी भी ऐसे सबूत नहीं आए, इतने सारे सबूत हैं। संभाजी महाराज को धर्मवीर कैसे बनाया? तो झूठी कथा बनाई, कहानी बनाई कि औरंगजेब के लड़की के साथ संभाजी महाराज का प्यार था, और उसके लिए संभाजी महाराज ने उस लड़की को मांगा। औरंगजेब ने कहा कि तुम इस्लाम में मुसलमान बन जाओ तो मैं दे देता हूँ, और अगर ऐसा होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो संभाजी महाराज ने इनकार किया, नहीं नहीं नहीं, मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूँगा। और इस वजह से संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा। जिस लड़की का औरंगजेब का नाम ब्राह्मण इतिहासकारों ने लिया, वो लड़की महाराष्ट्र में जब संभाजी महाराज जीवित थे तब भी नहीं आई, संभाजी महाराज मरे, हत्या हुई तब भी नहीं आई, वो महाराष्ट्र में कभी आई ही नहीं। जब वो महाराष्ट्र में आई नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये जो कहानी, ये जो कथा उन्होंने बनाई, ये कथा बनाकर इस्लाम की कहानी बनाई, धर्म परिवर्तन की कहानी बनाई, और धर्म परिवर्तन के लिए इनकार किया। इसके लिए संभाजी महाराज धर्मवीर है, ये झूठी कहानी बनाई। धर्मवीर के साथ संभाजी महाराज की चरित्र हनन की कहानी जुड़ी हुई है। अगर हम संभाजी महाराज को धर्मवीर मानते हैं तो संभाजी महाराज को चरित्रहीन मानना पड़ेगा। चरित्रहीन अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये मामला बनता नहीं है। तो इस किताब में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और इस किताब में ये भी है कि कई सालों तक आजाद भारत में आजादी मिलने के बाद कई सालों तक पूना के ब्राह्मणों ने नाटक लिखे, पूना के ब्राह्मणों ने फिल्म बनाई, नाटक लिखे, कादंबरियां लिखी, उपन्यास लिखे, प्रस्तावना लिखी, और संभाजी महाराज का चरित्र हनन किया। अगर ब्राह्मणों ने चरित्र हनन किया तो ब्राह्मण ही संभाजी महाराज को धर्मवीर कैसा कह सकते? धर्मवीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के लिए वो कहानी उनके लिए उपयुक्त है, इसलिए। अन्यथा
ब्राह्मणों को संभाजी महाराज के प्रति प्रीति होने का, प्यार होने का, मोहब्बत होने का कोई कारण उपलब्ध है नहीं। इससे हिंदू मुसलमान का फसाद लगवाया जा सकता है। लगवाने से अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बनाए जा सकते हैं। बहुसंख्य बनाकर राज्य सत्ता पर काबिज किया जा सकता है, और राज्य सत्ता पर काबिज होने के बाद ही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं को गुलामी, ये सब स्थापित किया जा सकता है। ये सब स्थापित करने के लिए राज्य सत्ता चाहिए, ये सब स्थापित करने के लिए पावर चाहिए। ये पावर होगा तो ही ब्राह्मण धर्म स्थापित किया जा सकता है। मुस्लिम लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा ये है कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्या एससी एसटी ओबीसी का राज लाना चाहते हैं? पाटिल साहब समझ में आ रहा है? मैं मुस्लिम लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा दूर करना चाहता हूं कि यदि ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, तो क्या एससी एसटी ओबीसी का राज लाना चाहते हैं? राज तो नहीं लाना चाहते। फिर आज के तारीख में भारत पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, विधायिका पर कब्जा, कार्यपालिका पर कब्जा, न्यायपालिका पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, तो ब्राह्मण राष्ट्र बन चुका है। ब्राह्मण राष्ट्र बन चुका है। बहुजन लोग जागृत ना हो इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसको समझो, तो मौलिक बात आपको समझा रहा हूं। ब्राह्मणों का राष्ट्र स्थापित हो गया, पूरा बहुजन समाज गुलाम बन गया। 100% माइनॉरिटी के लोग, खासतौर पर मुस्लिम लोग अगर सारे इकट्ठा हो गए तो प्रतिक्रिया में हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, ब्राह्मण उनके नेता हो जाएंगे। इससे ब्राह्मणों की ताकत, ब्राह्मणों की शक्ति, ब्राह्मणों की राज सत्ता मजबूत हो जाएगी। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मणों के राज सत्ता को सुरंग कौन लगा सकता है? यदि एससी एसटी ओबीसी, कुणबी मराठा, अगर ये सारे देश भर में ये समूह अगर इकट्ठा होते हैं तो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणी वर्चस्व भरभरा कर गिर जाएगा। मुसलमानों के 100% इकट्ठा होने से वो लोग मजबूत हो जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी, कुणबी मराठा इकट्ठा होने से ब्राह्मणवाद भरभरा के गिर जाएगा। ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसलिए हिंदू मुसलमान के फसाद लगाए जाते हैं, जाति और जाति के बीच में झगड़े लगाए जाते हैं, और उन झगड़े के बाद उन लोगों को ब्राह्मणों के नेतृत्व में हिंदू के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और उनको गुलाम बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। आपको एग्जाम्पल देके इस बात को समझाता हूं। अगर ब्राह्मण कहते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, मंडल कमीशन आया ओबीसी के लिए था, तो ओबीसी हिंदू है, ब्राह्मण कहते हैं ओबीसी हिंदू है, तो ब्राह्मणों को ओबीसी की लड़ाई लड़नी चाहिए थी और ओबीसी को 52% लोगों को आरक्षण दिलवा कर देना चाहिए था। मगर ब्राह्मण ओबीसी के समर्थन में लड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में 90 ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में गए, मुफ्त में लड़े, केस लड़े कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर ओबीसी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, तो ब्राह्मण को ओबीसी को हक देना चाहिए और उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए था। मगर ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं? कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है इसका मतलब है ये लायक नहीं है, इसका मतलब लायक नहीं है, लायक नहीं का मतलब है नालायक है। तो गाली देते हैं, नालायक है। लायक नहीं इसका मतलब लायक नहीं, नालायक है। तो 52% लोगों को वो कहते हैं नालायक है, इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। मगर वही 52% लोग ब्राह्मणों को फसाद करने के लिए हिंदू के नाम पर चाहिए, ताकि मुसलमान को मार सके, काट सके, फसाद में उसका इस्तेमाल कर सके। उसके लिए उसको हिंदू के तौर पर उसको ओबीसी चाहिए, एससी चाहिए, एसटी चाहिए, हिंदू के तौर पर चाहिए।
मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। मुसलमान को मारने के लिए ओबीसी SC ST बहुत लायक है, नौकरी के लिए लायक नहीं, आरक्षण के लिए लायक नहीं, मारने के लिए लायक है। ये एग्जाम्पल इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण इन सारे लोगों को गुलाम मानता है, इस्तेमाल करता है, इसका मतलब गुलाम मानता है। ये सारे तथ्य हमारे सामने घटित हो रहे, इसके आधार पर ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। इस किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो लोग भीमा कोरेगांव के रेफरेंस में ये प्रचार कर रहे थे, क्या प्रचार कर रहे थे कि ये लोग 500 लोग अंग्रेजों के समर्थन में लड़े, ये देशद्रोही लोग हैं। इसमें एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर यह प्रूव होता है कि पेशवा ब्राह्मण, इतने एविडेंस है, ये सारे एविडेंस के आधार पर उनको देशद्रोही प्रूव किया जा सकता है। वो लोग 500 लोगों के विरोध में ये आरोप लगा रहे थे कि जो लोग अंग्रेजों के समर्थन में लड़े वो लोग देशद्रोही थे। तो मैं कहता चाहता हूं कि पेशवाओं का राज देश था क्या? पेशवाओं का जो 2-4 जिलों का जो राज था वो कोई देश था? उसके विरोध में वो लड़ रहे थे, वो कोई देश था क्या 2-4 जिलों का? और अगर 2-4 जिलों का देश था तो फिर सारा देश जो इतना बड़ा भारत है उसके बारे में क्या कहा जाए? ये तो नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये, अगर इसको देश माना जाए तो जिन ब्राह्मण ने, जिस पंतु ने, जिस नातू ने अंग्रेज पूना में पहुंचने के पहले अंग्रेजों का झंडा फरकाया, शनिवारवाड़े पर झंडा फरकाया, वो देशभक्त था क्या? वो झंडा तो महाराणा ने नहीं फड़काया ना, वो झंडा तो पेशवा ने पहुंचा, पेशवा ने फड़काया। तो वो पेशवा जो ब्राह्मण था वो क्या देशभक्त था क्या? मैं विलास खरात को और एक अनुरोध करना चाहता हूं कि पेशवा ब्राह्मण देशद्रोही कैसे हैं उस पर एक किताब लिखा जाए। बहुत सारे सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फडणवीस सरकार को इस बात का डर था कि ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को शनिवारवाड़े में अगर कार्यक्रम करने दिया जाए तो बाजीराव पेशवा के पुतले का क्या होगा? वो साले इधर जिंदा आदमी के बारे में चिंता नहीं कर रहे, वो पुतले का क्या होगा? जिंदा आदमी मरते हैं, क्या होता है उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अगर ये लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग शनिवारवाड़ा पर कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम करने के बाद वो बाजीराव पेशवे के पुतले का क्या होगा? उनको इस बात का डर है, पुलिस वालों को नहीं, उधर बॉम्बे वालों को। तो साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं आखिरी 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में सारे देश भर में, केवल महाराष्ट्र में नहीं, बहुजन क्रांति मोर्चा के 500 जिलों को प्रभावित करने वाले 100 कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख लोग इकट्ठा करने वाले हैं। और महाराष्ट्र का बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम 500 जिलों में आने वाले समय में करने वाले हैं और 50,000 संगठनों को इकट्ठा करने वाले हैं। एक जिले में अगर 100 संगठन इकट्ठा करें तो 500 × 100 बराबर 50,000 संगठनों को हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उन सारे लोगों को साथ में लेकर आने वाले समय में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मैं ये जानता हूं कि नरेंद्र मोदी, RSS, बीजेपी के लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या है? क्योंकि विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, रोजगार देने के नाम पर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। ऑक्सफैम का रिपोर्ट है कि नरेंद्र मोदी के राज में 73% संपत्ति अकेले 1% लोगों के नियंत्रण में चली गई। केवल उद्योगपति और
अमीरों के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया, ये सारा डाटा डिक्लेयर्ड है, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिक्लेयर हो गया है, आज के भी अखबार में है। तो उन लोगों को मालूम है कि विकास के नाम पर वोट मिलने वाले नहीं है, तो 19 के चुनाव के लिए फिर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना होगा, और हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुटेबल है। तो ये मामला धार्मिक नहीं है, नरेंद्र मोदी के दृष्टि से ये मामला धार्मिक नहीं है, ये मामला राजनीतिक है। और अगर ये मामला राजनीतिक है तो इस राजनीति में हम नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं हैं, हम नरेंद्र मोदी के विरोध में। वो केवल इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है, हम इसके विरोध में। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो स्टैंड है वो स्टैंड सही है ऐसा मानते, हम उनका समर्थन करते हैं, सारे देश भर में करेंगे। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद के बारे में जो अभी बहुत सारा विवाद हुआ, और आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कहते हैं कि उसके नीचे मंदिर के पिलर मिले। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग ये भी प्रचार करते हैं, ये भी बताते हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई। हो सकता है ये सच हो, मैं तो नहीं मानता, मगर हर आक्रमणकारी इस तरह के काम करता रहता है। हो सकता है ऐसा हो कि ऐसा मुगलों ने किया हो, मगर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इसको भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर मुगलों ने मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई, तो तुम लोगों ने भी विहारों को गिराकर, बुद्ध विहारों को गिराकर मंदिरें बनाई। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल है कि जमीन के नीचे जितनी भी बातें खोदी जाए, केवल मौर्य के बारे में, बुद्धा के बारे में, विहारों के बारे में जमीन के नीचे यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आज तक जो आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व का रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसका मतलब यह है कि तुमने विहारों को गिराकर मंदिरें बनाई, और दूसरे आक्रमणकारी आए, उन्होंने मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई। हो सकता है ऐसा हो, अगर ऐसा है भी तो तुम भी बदमाश हो। अगर उनको तुम बदमाश कहते हो तो तुम भी बदमाश हो, तुम दूध के धुले हुए नहीं हो। इसलिए इस मुद्दे पर आज के तारीख में कानून के अनुसार वो जमीन जिनके नियंत्रण में कानून के अनुसार है, उनके ही नियंत्रण में वो होना चाहिए। तर्कसंगत तो यही कहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वो मंदिर का मामला नहीं है, वो मामला केवल जमीन का विवाद है, हम जमीन पर फैसला देंगे। मैं भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस ओपिनियन से, इस फैसले से सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे। और सुप्रीम कोर्ट की टेस्ट है कि वो ईमानदारी से फैसला करेंगे, न्याय का फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, अब उनके नियंत्रण में। और हम टेस्ट करना चाहते हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की टेस्ट लेना चाहते हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट की टेस्ट लेना चाहते हैं। वो करे फैसला, तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे फैसले करते हैं, और वो फैसला करने से हम लोगों को पता चलेगा। इसलिए मैं इन मुद्दों पर ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों, आने वाले समय में हम लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का वो काम कर सकते हैं। हम लोगों को आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि हम लोगों को आपस में मिलजुल कर ये लड़ाई हम लोगों को आने वाले समय में लड़ना है, और कानून और संविधान के दायरे में रहकर लड़ना है। हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है। मैं यही अपील करते हुए आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, 2 सूचना आहे सर्वांना। आलेल्या कार्यकर्त्यांनी शांततेच्या मार्गाने आपापल्या ठिकाणी जावं। काही सूचना